गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है पॉलिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स आपके ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 1 है वो आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये आपका फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 है। ठीक है, ये इसका फंडामेंटल राइट का पार्ट 2 है। बाकी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 1 का जो ओवरव्यू था एक बार वो देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो टोटल राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, वो हमें टोटल 7 राइट्स दिए थे। ठीक है, जिसमें से वो जो 1 राइट है वो डिलीट हो चुका है और हमारे पास जो अब राइट है वो टोटल 6 राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है। और जो 1 डिलीट हुआ है वो कौन सा राइट है? वो राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास जो टोटल फंडामेंटल राइट है वो 6 राइट्स है। इसके अलावा देख लेते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास था इसमें कि इसमें पार्ट, टोटल जो पार्ट है हमने 1, सेकंड और थर्ड, जो थर्ड पार्ट है जैसे कि आप देख रहे हैं ये पार्ट 3 के साथ डील करता है, वो है हमारा फंडामेंटल राइट। जो सेकंड पार्ट है वो किससे रिलेटेड था? वो रिलेटेड था आपका सिटीजनशिप से। और जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका रिलेटेड है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हमारा क्या था? पार्ट 1 था, पार्ट 2 था और पार्ट 3 के बारे में हम जो है वो पढ़ रहे हैं। इस तरीके से ही मैं पहले यहाँ पे पूरा आपको मेंशन कर देती हूँ। तो ये है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है जी। उसके अलावा हम आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स 1 to 4 जो है वो आपके यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ डील करते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे 5 to 11 सिटीजनशिप एंड देन 12 to 35। आप देखो आपको साथ साथ याद भी हो रहा है। हम प्रीवियस चैप्टर्स को भी साथ साथ में कंसिडर करते हुए, याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, सो दैट कि जब भी हम आगे करेंगे और हमें पिछला याद हो। तो 12 to 35 आपका किसके साथ रिलेटेड है? वो है आपका फंडामेंटल राइट्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है जी। तो ये हमने जो है बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हमने फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो है, फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो क्या कौन सा था आपका? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर जो आर्टिकल्स थे वो आपके 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल्स, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है। 14 जो है वो आपका किसके साथ डील करता है? मैं आपको पहले यहाँ लिख देती हूँ साथ साथ। 14 जो है वो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये सब हम जो है वो पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका सेकंड है वो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। अगले वाला जो है आपका वो अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैं यहाँ कर रही हूँ मेंशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, और 17 जो है वो आपका अनटचेबिलिटी के साथ था। ठीक है, तो जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ लिख रही हूँ और पार्ट 1 में ये सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका हुआ है। और जो 18 है वो वायलेशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। ठीक है, तो ये राइट्स जो है इक्वालिटी के अंदर ये सब डिस्कस हो चुके हुए हैं पार्ट 1 के अंदर डिटेल से। उसी तरीके से अब हम जो राइट सेकंड है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये हमारा सेकंड राइट है जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम। अब ये जो राइट टू फ्रीडम है ये आपका डील करता है, राइट टू फ्रीडम ये आपका सेकंड राइट है। ठीक है, ये इसके अंदर कौन-कौन से आर्टिकल्स आते हैं? तो इसके अंदर आपके आर्टिकल्स आते हैं 19 से लेके 22 तक के आर्टिकल्स। ठीक है, 19 से लेके 22 के आर्टिकल मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो आप 19 से लेके जैसे कि 19, 20, 21 और 22, ठीक है, ये जो 4 आर्टिकल्स हैं ये हमारे किसके अंदर आते हैं? राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। उसी तरीके से जो आपका फर्स्ट है राइट, राइट टू आर्टिकल 19, ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर एक-एक करके हम सबको वन बाय वन डिस्कस करते जाएँगे। तो हम सबसे पहले जो सेकंड राइट है, राइट टू फ्रीडम, वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अंदर जो राइट है, राइट टू फ्रीडम के अंदर जो आर्टिकल 19 है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स
6 राइट दीज़ आर एज़ फॉलो, ठीक है? आर्टिकल 19 किसके साथ डील करता है? ये गारंटी देता है टू ऑल द सिटीज़न्स, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनमें से सारे जो कि भारत के नागरिक हैं उनको ये गारंटी प्रोवाइड करता है, कौन से? दीज़ आर फॉलोज़, वो आपके सामने नीचे लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं, पहला है आपके आगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है? इसके नाम से ही क्लियर है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है? ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है। इसके अंदर बेसिकली जो इसके अंदर राइट हैं टोटल, ठीक है? वो जो है 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर। ये 6 राइट्स आपके सामने हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली पीसेबल एंड विदाउट आर्म्स। इनको पढ़ के ही इनके नाम का थोड़ा जो मीनिंग है वो क्लियर हो रहा है, आप देख सकते हैं। एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अंदर आपका जो रहता है ये राइट रहते हैं कि ये भारत का हर हर कोई जो नागरिक है, एवरी सिटीजन है, उसको राइट है कि वो अपने एक्सप्रेस कर सकता है, अपने व्यूज जो है, अपने ओपिनियंस, अपने बिलीव, ये एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है? ये फर्स्ट राइट हम जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं साथ साथ में लिख रही हूँ सो दैट कि आप नोट करते जाए। तो उसको अपने व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव एंड कन्विक्शन, ठीक है? इन सब के बारे में उसको जो है राइट है कि वो ये सब चीज़ें उनको राइट है कि वो अपने व्यूज़, ओपिनियंस, बिलीव, कन्विक्शन इन सब के बारे में बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, चाहे वो बोल के करे, चाहे वो लिख के करे, प्रिंट करे, पिक्चराइज़ करे, ठीक है? इन अदर एनी मैनर कि वो अपने कन्वेंशंस को, अपने जो वो सोचता है, जो व्यूज़ है, उसको एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है? उसको इस चीज़ की फ्रीडम है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जैसे इसके अंदर आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है ना? फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये इसी का पार्ट है। जैसे कि आपको पता है, ठीक है, न्यूज़ है, जर्नलिस्ट है, वो अपने जो व्यूज़ देते हैं, तो ये वही इसी राइट के अंदर आते हैं। आगे जैसे कमर्शियल एडवर्टाइज़मेंट, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? जैसे हमें हमें राइट है कि हम जैसे अगर अगर मैं एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, ठीक है? अगर मैं अपने व्यूज़ आपके सामने रख रही हूँ, अपने ओपिनियंस रख रही हूँ, तो अपनी जो कमर्शियल एडवर्टाइज़मेंट है अपने चैनल की या किसी भी आपके प्रोडक्ट की, तो आपको राइट है कि आप उसको दे सकते हो, ठीक है? आगे जितनी भी राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ आल्सो, कि जितना भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है? इन सब ये सब जो राइट्स होते हैं, ये सारे आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं, ठीक है? जो-जो मैंने आपको बोले हैं। तो ये राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज़ गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है? आप उसको टेलीकास्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बोल दूँ कि कोई लाइव टेलीकास्ट होते हैं, ठीक है? लाइव जो शोज़ आते हैं या वी कैन से लाइव मैचेज़ आते हैं, तो ये सब जो राइट है, ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर ही आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड जो इसी के अंदर है, आर्टिकल 19 के अंदर है, दैट इज़ राइट टू असेंबली पीसेबल एंड विदाउट आर्म्स। इसके अंदर है कि जो भारत का नागरिक है, हर नागरिक है, उसको वो राइट है कि वो पीसेबल, विदाउट आर्म, विदाउट वायलेंस किए, कि वो पब्लिक मीटिंग्स को होल्ड कर सकता है, ठीक है? पब्लिक मीटिंग को होल्ड कर सकता है, वो अपनी जो उसको ये फ्रीडम है कि वो पब्लिक लैंड के ऊपर जो है वो अपनी असेंबली कर सकता है पीसफुली और विदाउट आर्म्स यूज़ की, विदाउट मतलब जो वायलेंस किए, ठीक है? पीसफुली असेंबली कंडक्ट कर सकता है, ठीक है? बट इसमें जो राइट टू स्ट्राइक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि इसके अंदर इंक्लूड होता है या नहीं होता, तो जो राइट टू स्ट्राइक है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। दिस राइट डज़ नॉट इंक्लूड, ठीक है? तो ये जो है पीसेबल असेंबली, ठीक है? असेंबली में जो राइट टू स्ट्राइक है, वो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया राइट टू असेंबली में हम जो है फ्रीडम है हमें कि हम पब्लिक जो मीटिंग्स है उसको होल्ड कर सकते हैं पब्लिक लैंड के ऊपर, ठीक है? कि असेंबली कर सकते हैं पीसफुली, तो ये हमारा आता है आर्टिकल 19 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड राइट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। भारत के जितने भी नागरिक हैं, ठीक है? उनको फ्रीडम है कि वो कोई भी एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। एक सेकंड, ठीक है? वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। ये हम बनाते हैं जिनका जो मोटिव है वो सेम रहता है, ठीक है ना? इसके अंदर जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो भी हमारा सेम रहता है और इसके अंदर जो इंक्लूड होता है कि इसमें राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, कोई कंपनी, पार्टनरशिप, ठीक है? मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ठीक है? ये भी क्या है? एक एसोसिएशन ही तो है। एसोसिएशन की तरह काम करती है, एक यूनियन की तरह काम करती है। पॉलिटिकल पार्टी है, कोई कंपनी, अगर आपको कोई कंपनी खड़ी करनी है,
पार्टनरशिप करनी है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये भी क्या है? ये भी एक एसोसिएशंस ही हैं, यूनियन ही है, ऑर्गेनाइज़ेशंस बनानी है, कोई क्लब बनाना है, ट्रेड यूनियन बनानी है, राइट टू फ्रीडम, तो आपको इन चीज़ों की फ्रीडम होती है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है? या एनी अदर बॉडी ऑफ पर्सन्स, ठीक है? इसमें जो आपका रहता है, इसमें रहता है कि इसमें यही नहीं रहता कि आपको सिर्फ़ ये स्टार्ट करनी है, ठीक है ना? जैसे पॉलिटिकल पार्टी आपको स्टार्ट करनी है, कंपनी स्टार्ट करनी है, बल्कि इसके आप इसको कंटिन्यू कैसे रखना है, ठीक है? इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कैसे क रखना है, इसके जो पीछे का आपका इंटरेस्ट है, इसका जो मो ऑब्जेक्टिव है आपका, इसको कैसे फुलफ़िल करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपकी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर आती हैं। इसमें जो है आपको कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस इन लग सकती हैं, ठीक है? लग सकती हैं व्हेन किसी स्टेट के द्वारा लग सकती हैं। अगर आप जो है किसी इंटीग्रिटी या पब्लिक ऑर्डर या मोर्टालिटी के इनके खिलाफ जाके कोई या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या कोई रूल को वायलेट करते हो, तब जाके जो स्टेट है आपके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, पीसफुली, और अदरवाइज़ वी कैन से कि आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं और इनका मोटिव जो है वो सोशल वेलफेयर भी हो सकता है, प्रॉफिट कमाना भी हो सकता है, और पर इंटरेस्ट जो है वो सेम रहेगा। अब हम इसके अगले राइट की बात कर लेते हैं। अगला जो राइट है दैट इज़ कॉल्ड राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है? जिसको हम ये कह सकते हैं राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वी कैन से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसमें इसके अंदर की जो भी भारत के नागरिक हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आपको जो टेरिटरी के बाहर जाना है तो आपको कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं जो वो करनी पड़ती हैं। अगर आप टेरिटरी के अंदर हो, तो आप फ्रीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, एक शहर से दूसरे शहर में जाना, तो इसके जो पीछे का मोटिव रहता है, इसके जो बिहाइंड मोटिव है वो ये है कि टू प्रमोट द नेशनल फीलिंग, ठीक है ना? एंड नेशनल फीलिंग को प्रमोट करना, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर भी स्टेट जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज़ कर सकती है, ठीक है? जैसे कि कौन से रिस्ट्रिक्शन है, अगर कोई आप जो है कोई शेड्यूल्ड ट्राइब के कोई आउटसाइडर है जो एंड जो आउटसाइडर्स इन ट्राइबल एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड है कि आप, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ आउटसाइडर एंट्री ऑफ आउटसाइडर इन ट्राइबल एरिया, ठीक है ना? इन ट्राइबल एरिया, क्योंकि इनका इनके पीछे का जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि जो डिस्टिंक्शन कल्चर होने की वजह से, लैंग्वेज, कस्टम, इन सब का अलग होने की वजह से जो आउटसाइडर्स हैं उनको ट्राइबल एरिया में जाना वो है वो रिस्ट्रिक्शन रहती है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टेट इम्पोज कर सकती है। अदरवाइज, ठीक है, हमें जो राइट है हम वन स्टेट से दूसरे स्टेट में या कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट राइट की। नेक्स्ट राइट इज राइट टू रीसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है कि भारत का जो नागरिक है, ठीक है ना, उसको राइट है कि वो किसी भी भारत के किसी भी पार्ट में जाके जो है वो अपना रेसिडेंस बना सकता है, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, कि जैसे कि इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो आप सेटल होने की बात करते हैं वो दो तरीके से हम कह सकते हैं, एक है टेम्पररी और दूसरा है परमानेंट, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं फिफ्थ राइट की, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ। इसमें 2 तरीके से हम सेटल की बात कर सकते हैं। पहले है टेम्परेरी, देन नेक्स्ट इज़ परमानेंट, ठीक है? टेम्परेरी के केस में क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है वो सेटल हो रहा है, जैसे कुछ समय के लिए जॉब पर्पज़ से, ठीक है? जॉब पर्पज़ से वो एक स्टेट से दूसरी जगह स्टेट में गया है और टेम्परेरी वहाँ पे अपने आप को सेटल किया है, ठीक है? टेम्परेरी। तो इसमें भी आपको फ्रीडम है कि आप जो है वो अपने आप को टेम्परेरी सेटल कर सकते हो इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और सेकेंडली कि राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, कि अगर आपने परमानेंटली, ठीक है ना, परमानेंटली वहां जाना है, अपना होम डोमिसाइल चेंज करना है एट एनी प्लेस, आप विद इन द टेरिटरी तो परमानेंटली भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें भी जो आपका परमानेंट रहता है, टेम्परेरी रहता है, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। ये आपको फ्रीडम है इस चीज़ की, आपको कोई रोक-टोक नहीं है। अगर आप जॉब पर्पज़ से बाहर जाना चाहते हो या फिर कोई अदर एनी रीज़न से जा सकते हो, टेम्परेरी जा सकते हो, परमानेंट जा सकते हो। इसके अंदर भी स्टेट आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज़ कर सकती है। उस केस में
कि अगर अगर कोई जनरल पब्लिक या कोई अगर आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर है, अगर वो जो है हार्म होता है, ठीक है? या फिर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब में है जो है एंट्री अलाउ नहीं है, रिस्ट्रिक्ट है, तो उन एरियाज़ में जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है इसके ऊपर इम्पोज़ कर सकती है। अदरवाइज़ जो है सेटल होना, तो चाहे वो हम टेम्परेरी बेस पे भी हो सकते हैं और परमानेंट बेस के भी हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट राइट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिज़नेस। ये इसका 6th राइट है, लास्ट राइट है आर्टिकल 19 का। इसके अंदर कि भारत के जो नागरिक है उसको एक राइट है, एक अधिकार है, ठीक है? वो कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, ठीक है? प्रोफेशन, ठीक है? चूज़ एनी प्रोफेशन, कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी काम कर सकता है, ठीक है? ट्रेड कर सकता है, बिज़नेस कर सकता है, ये इस चीज़ की हमें फ्रीडम है, ठीक है? ये जो फ्रीडम आती है, ये आर्टिकल 19 के अंदर आती है। इसका मतलब ये है कि ये जो राइट है, ठीक है, ये बहुत सारे जो लाइवलीहुड को अगर आपने अपने आप को ठीक है, अपनी फैमिली को चलाना है या फिर आप अपने लिए, तो आप किसी भी प्रोफ़ेशन को चूज़ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, अपनी मनी के हिसाब से आप किसी को भी प्रोफ़ेशन को चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ कर सकती है, ठीक है? मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 सेकंड। अब इसमें कैसे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ हो सकती हैं, जैसे कि कोई स्पेसिफ़िक प्रोफ़ेशन है, ठीक है? या कोई स्पेसिफ़िक जो है कोई जॉब है, ठीक है? उसके लिए हमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए, प्रोफ़ेशनल स्किल चाहिए, ठीक है? टेक्निकल स्किल चाहिए। तो उसके लिए ये स्टेट जो है सम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ कर सकती है। जैसे कोई टेक्निकल वर्क है, तो उसके लिए टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है? टेक्निकल स्किल चाहिए, तो हम एक जो है मैनेजमेंट के पर्सन को वो टेक्निकल काम नहीं दे सकते ना। तो ऐसे इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन है, वो स्टेट इम्पोज़ कर सकता है। अदरवाइज़ भारत के नागरिक को जो राइट है वो यही है कि वो किसी भी प्रोफ़ेशन में जा सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई ट्रेड, कोई बिज़नेस जो है वो कर सकता है। बट इसके अंदर ये भी नहीं है कि अगर आपको राइट है किसी भी ऑक्यूपेशन को, ट्रेड को करने का, तो इस राइट के अंदर ये नहीं आता कि आप ऐसा प्रोफ़ेशन चूज़ करें या ऐसा बिज़नेस या ऐसा ट्रेड करें जो कि इमोरल हो, ठीक है? जो कि इमोरल हो। ऐसी एक्टिविटीज़ जो है उस पे जो स्टेट सम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आप कोई मोरालिटी से काम कर रहे हैं, तो आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, ये नोट है, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लें। ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटेन्स 7 राइट्स, इसके अंदर भी टोटल 7 राइट्स थे, बट राइट टू एक्वायर एंड होल्ड एनी प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट 1978। इसको प्लीज नोट किया जाए। राइट टू प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रही थी आपको, ठीक है, वो अभी आर्टिकल 19 के अंदर आता था, ठीक है। कौन सा राइट है आपका? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि हमारे डिलीट कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी हमारा आर्टिकल 19 के अंदर आता था। तो ये भी एमसीक्यूज आपका बन सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले कौन से आर्टिकल के अंदर आता था, तो वो आपका आता था आर्टिकल 19 के अंदर। और किस अमेंडमेंट के अंदर इसको डिलीट किया गया आप नोट कर लीजिए, 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है जी। इस अमेंडमेंट के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया था, और राइट टू जो प्रॉपर्टी है पहले वो किसके अंदर आता था, तो वो आर्टिकल 19 के अंदर आता था। यानी कि हमारा सेकंड राइट, राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर आता था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो ये हमने अभी जो डिस्कस किया है, ये हमने डिस्कस किया है आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19, सिर्फ आर्टिकल 19 डिस्कस हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल आपका 20 है, ये आपका डील करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 20 जो है वो ये हमें इसमें ये आता है कि जितनी भी आपकी पनिशमेंट्स हैं, ठीक है, जितना भी कोई अगर कोई ऑफेंस करता है, कोई एक्यूज पर्सन है, उसको जो पनिशमेंट देनी है वो, ठीक है, वो कितनी होगी उसके जो है ऑफेंस के रिलेटेड ही उसकी जो है वो पनिशमेंट होनी चाहिए। तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है कि आप उसको उसके ऑफेंस से ही ज़्यादा जो है वो पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक है? तो इस चीज़ से जब वो उसको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 20। इसके अंदर जो है आपके 3 प्रोविजंस रहते हैं, 3 प्रोविजंस एक-एक करके आप नोट करते जाना। पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रोविजन की, दैट इज़ कॉल्ड नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है जी। अब इस प्रोविज़न के अंदर क्या है कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है या किसी लॉ को वायलेट करता है, उसके रूल को तोड़ता है, ठीक? उसको जितनी भी पनिशमेंट जो दी जाएगी, जो जो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, जो भी पेनल्टी होगी, वो उसकी ऑफेंस से ज़्यादा नहीं होगी, जितनी भी
लॉ में प्रिस्क्राइब की गई है उतनी ही पनिशमेंट जो है वो उस पर्सन को दी जाएगी। इसकी फर्स्ट प्रोविजन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड प्रोविजन की। तो इसकी जो सेकंड प्रोविजन है वो है डबल नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, ये एक जो है लॉ की लैंग्वेज है, नो डबल जियोपार्डी। इसके अंदर आता है कि जो एक पर्सन है, ठीक है, अगर वो कोई ऑफेंस करता है या उसको जो पनिशमेंट है उसको एक ऑफेंस की, ठीक है ना, एक ऑफेंस की एक ही पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी, नॉट मोर देन वन। ठीक है, और वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगी, जो लॉ के हिसाब से होगी, लॉ के हिसाब से जो होगी। ठीक है, जिसका जो उसने अपराध किया है, ठीक है, जो सेम ऑफेंस है, नॉट मोर देन वंस, उसको उसकी एक से ज्यादा जो पनिशमेंट वो नहीं दी जा सकती। आगे नेक्स्ट जो रहती है दैट इज कॉल्ड नो सेल्फ इंक्रिमेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसके अंदर कोई भी जो है वो उसके ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि ठीक है वो अपने अगेंस्ट जो है वो गवाही दे, विटनेस जो है वो अपने अगेंस्ट जो है वो उसमें गवाही दे। तो ये था नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये था आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 हमने पढ़ लिया है, ये आपका आर्टिकल 20 था। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 21 की, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20। आगे जो आपका आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें ये है कि ये जो है आपका ये जो राइट है, ठीक है, ये आपका राइट जो अवेलेबल है वो बोथ बोथ सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। इसमें इसमें जो कौन से राइट इंक्लूड रहते हैं आपको जल्दी समझ में आएगा, मैं आपको बोल के बताती हूँ। जैसे राइट टू प्राइवेसी, ठीक है ना, इसमें कौन कौन से जो राइट है वो इंक्लूड रहते हैं आपके आर्टिकल 21 के अंदर। राइट टू प्राइवेसी, आपको एमसीक्यू ऐसे भी बन सकता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल जो है राइट है, राइट टू प्राइवेसी। इन राइट्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ। आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों ऐसे आर्टिकल हैं जो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 120 और 21 के बारे में मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, बाकी जितने भी राइट्स हैं, ठीक है, वो आपके एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ ये दो राइट हैं, आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, जो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सस्पेंड नहीं होते। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 21 के अंदर कौन कौन से जो राइट्स हैं वो आते हैं। ठीक है, मैं आपको बोल के बताती हूँ, आप उसको प्लीज नोट करते जाना। लाइक लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, या जो इंपॉर्टेंट है वो लिख देती हूँ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री एजुकेशन। जो आपके एग्जाम में रहते हैं मैं उनको स्पेसिफिकली लिख रही हूँ यहाँ पे, आप नोट कर लें। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अप टू 14 ईयर्स। नेक्स्ट, जैसे लाइक राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। ठीक है, तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी किसके अंदर आता है, आर्टिकल हमारा 21 के अंदर आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू फैमिली पेंशन, राइट टू स्लीप, राइट टू अपॉर्चुनिटी। These are the rights are those included in Article 21. Right to opportunity also. Right to health, right to shelter, right to livelihood, right to right we can right to travel abroad, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है आपको। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड। ठीक है, तो दीज आर द राइट्स, ठीक है, ये आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और मैंने आपको अभी क्लियर किया था कि कैसे कौन से दो राइट हैं जो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सस्पेंड नहीं होते हैं, तो वो आपके कौन से राइट है, 20 और 21 राइट। ठीक है जी। इसके बाद आपका जो राइट आता है वो है राइट टू एजुकेशन, दैट इज 21A। ठीक है, 21A। 21A क्यों है, क्योंकि ये जो राइट टू एजुकेशन है ये आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, इसलिए यहाँ पे इसको आर्टिकल 21A के नाम से रखा गया है और उसको अलग से आर्टिकल बना दिया गया है, और ये है राइट टू एजुकेशन।
राइट टू एजुकेशन के अंदर ये 21 के अंदर डिक्लेयर है किया गया था कि जो स्टेट है, ठीक है ना, स्टेट है वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। के जो 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको, और इसमें जो मैं यहाँ लिख देती हूँ अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, और इसमें ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वही दी जाएगी, ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन वही दी जाएगी। इसमें जैसे कोई हाई प्रोफेशन है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है, कोई टेक्निकल एजुकेशन है, वो इसमें प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी और अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। और इसके अंदर जो आपकी प्रोविजन है, ये जो प्रोविजन ऐड की गई थी, ये आपकी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी। मैं यहाँ लिख देती हूँ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसी में ये ऐड की गई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2000, ठीक है। इस अमेंडमेंट के तहत ही इसको ऐड किया गया था, राइट। जो आर्टिकल है 21A को, और आर्टिकल जो 21A है, ठीक है, पार्लियामेंट ने भी इसको इनेक्ट किया था, और जो राइट टू चिल्ड्रन है उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने के लिए कहा गया था, पार्लियामेंट 21A, ठीक है, आर्टिकल 21A। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 22। अंडर आर्टिकल 22, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें जो आर्टिकल 22 में आता है कि जो पर्सन को, ठीक है, अरेस्ट किया गया है, डिटेंशन दी गई है, उसमें उसको क्या क्या प्रोटेक्शन मिल सकती है उससे रिलेटेड है। इस आर्टिकल को डेप्थ में पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा। जो डिटेंशन होती है वो टू टाइप्स की होती है, ठीक है, टू टाइप्स की डिटेंशन होती है। एक जो होती है वो होती है आपकी पुनिटिव, ठीक है, पुनिटिव डिटेंशन, और एक जो होती है वो होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, प्रिवेंटिव। जो पुनिटिव डिटेंशन होती है, ठीक है, ये कौन सी डिटेंशन है, अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, उसको जो पनिशमेंट है वो कैसे दी जाएगी, पहले उसका जो केस है वो कोर्ट में लगाया जाएगा, ठीक है, उससे उसका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी पनिशमेंट डिक्लेयर की जाएगी वो उसको दी जाएगी जिसने ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। इसकी जो अपोजिट होती है वो होती है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन इसमें क्या होता है कि विदाउट जो है वो कन्विक्शन बाय द कोर्ट, कोर्ट में जाए बिना, ठीक है, उसका उसको जो है वो अरेस्ट कर लेना। उसके पीछे का पर्पस जो होता है वो उसको कोई पनिशमेंट देना नहीं होता। उसके जो पीछे का पर्पस होता है वो ये होता है कि जो ऑफेंस उसने पास्ट में किया है, ठीक है ना, पास्ट में किया है, वो उस ऑफेंस को दोबारा ना करे। ठीक है, जैसे किसी, अगर कोई माइनर है, कोई कोई क्राइम करता है, ठीक है ना, तो उसको जो है एक टेम्पररी उसको कहीं ले, ठीक है, कहीं लेके जाके बंद कर देना। तो दैट उसको एक, उसका पर्पस उसको पनिश करना नहीं है, उसका पर्पस ये है कि वो अपनी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको दोबारा से जो है आने वाले फ्यूचर में उसको दोबारा ना दोहराए। तो ये दो तरह की डिटेंशन होती है, एक होती है पुनिटिव, ठीक है, जो बाय कोर्ट जो है केस लगता है, प्रॉपर कोर्ट जो है उसको पनिशमेंट डिक्लेयर करता है उसके ऑफेंस की, वो पॉलिटिव होती है। प्रिवेंटिव जो होती है वो कोर्ट नहीं है, वो आपने किसी को अरेस्ट किया है सिर्फ उसको ये बताने के लिए कि वो जो पास्ट ऑफेंस जो उसने कमिट किया है वो उसको फ्यूचर में ना करे, ठीक है जी। अब हम इसकी कुछ जो है प्रोविजन है वो पढ़ लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोविनेटिव की, ठीक है, इसमें कौन कौन सी प्रोविजन रहती है। इसमें जो पहली प्रोविजन ये रहती है राइट टू इन्फॉर्म, ठीक है, जिस काम के लिए आपने अरेस्ट किया है उसको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है कि उसको किस ऑफेंस के लिए जो ठीक है पनिशमेंट मिली है वो किस ऑफेंस के लिए मिली है, तो उसको इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। अगर वो कोई अपना लीगल लॉयर करना चाहता है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको उस चीज का राइट दिया जाएगा, ठीक है, राइट टू कंसल्ट। तो अगर वो चाहता है किसी से कंसल्ट करके कोई लीगल लॉयर को हायर करके अपने अपने पॉइंट को, व्यू पॉइंट को आगे रखना चाहता है, तो वो उसको राइट दिया गया है। नेक्स्ट जो राइट है इसके अंदर, वो राइट ये कहता है कि विद इन 24 आवर्स, ठीक है, जो है नेक्स्ट जो राइट है वो ये है कि विद इन 24 आवर्स, लिख दीजिए उसको, ये विद इन 24 आवर्स उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना, ठीक है, विद इन 24 आवर्स। एंड देन ठीक है, ये जो राइट्स हैं ये पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, जो प्रोविजन है, ठीक है, ये राइट टू इन्फॉर्म करना, राइट टू कंसल्ट, ठीक है, राइट 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना, तो दीज आर द प्रोविजन, ठीक है, जो पॉलिटिव डिटेंशन के अंदर आती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। इसमें कौन कौन सी प्रोविजन आती है। इसमें प्रोविजन आती है कि आप जिस पर्सन को आपने, ठीक है, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है या डिटेंशन की है, वो आप 3 मंथ से ज्यादा, ठीक है, नॉट मोर देन 3 मंथ, नॉट मोर देन, ठीक
है 3 मंथ। 3 महीने से ज़्यादा जो है आप उसको अरेस्ट करके नहीं रख सकते हो, ठीक है? और जो जो भी आपने प्रॉपर जो है उसको प्रॉपर कम्युनिकेट करना विद डिटेंटिव, ठीक है? जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको हम डिटेंटिव वर्ड यूज़ करेंगे, कम्युनिकेट, ठीक है? प्रॉपर कम्युनिकेट करना डिटेंटिव के साथ, ठीक है? कि उसने जो है कौन-सा ऑफेंस जो किया किया था ताकि वो उस फ्यूचर में उसको रिपीट ना कर सके, ठीक है? तो ये जो प्रोविज़न्स आती हैं, ये हमारी आती हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर और जो ये वाली प्रोविज़न्स थी, ये पुनिटिव डिटेंशन के तहत। तो ये थी आपकी आर्टिकल ठीक है 22। हमारा जो सेकंड राइट था वो अब हमने जो सारा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है आर्टिकल जो सेकंड था। ये आर्टिकल फर्स्ट और सेकंड जो है राइट फर्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल में फंडामेंटल राइट जो है फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, ठीक है? जिसके अंदर 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल्स थे। यहाँ एक बार मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट राइट था आपका राइट टू इक्वालिटी। ये अब तक हम क्या-क्या पढ़ चुके हुए हैं। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है? जो कौन-सा था 14 के से लेके 18 तक के आर्टिकल्स थे। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट आर्टिकल राइट डिस्कस किया है वो है राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर कौन-कौन से राइट डिस्कस किए हैं 19 से लेके 22 तक के राइट हैं, ठीक है? पहले हमने 19 किया था, देन 20, देन 21, फिर हमने 21 ए किया, उसके बाद 22 किया, ठीक है जी? एक बार रिवीजन मोड पे ले आते हैं इसको। पहले तो आर्टिकल 19 था, इसके अंदर टोटल जो हमने पढ़े हैं वो 6 राइट्स और पढ़े थे। तो आर्टिकल 19 आपका, ठीक है? कौन-कौन से 6 आर्टिकल्स थे? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, आप कोई एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है? कोई प्रोफेशन, कोई ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हो। तो ये हमने आर्टिकल 19 में पढ़े थे। आर्टिकल 20 के अंदर जो हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि इन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है? जो अपराध करता है उसको उसी की सज़ा मिलेगी। लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, ठीक है? जिसके अंदर जो है आपका जो राइट 20 और आर्टिकल 20 21 ये जो है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। और 21 ए जो था वो था राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू द इयर्स ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है? 14 साल की उम्र तक उसको जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। 20 और जो 21 है वो एक्चुअली 21 का ही पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। देन जो लास्ट राइट हमने पढ़ा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है? किस-किस केस में उसको जो है प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये आपका राइट सेकंड था राइट टू फ्रीडम। इसी तरीके से आपका जो पार्ट 1 की वीडियो है उसमें सिर्फ हमने जो डिस्कस किया है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में किया है। अब जो ये वीडियो बनाई थी ये हमने राइट टू फ्रीडम के ऊपर बनाई थी। आगे मोर ओवर वीडियोज़ बनाएँगे जिसमें बाकी के जो राइट्स हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है? देन आफ्टर दैट हम आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ भी लेके आएँगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू होंगे और उसमें पूछे गए क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो घर बैठ के अपने जो एग्ज़ाम्स की है तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।